दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करता है, क्या वो इतनी नफ़रत कर सकता है कि उसकी हत्या कर दे। आजकल देखने सुनने में ये चीज़ें बहुत आती हैं और बहुत सारे कत्ल ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक नफ़रत की वजह से होते हैं। लेकिन अगर किसी से कोई नफ़रत कर रहा है तो उसकी हत्या कर दे और उसको लगे कि इतना ही काफ़ी नहीं है। एक ही इंसान के 3 तरीके से कत्ल। पहले तरीका अपनाता है, उसको लगता है कि ये बहुत नहीं है, फिर दूसरा तरीका अपनाता है, फिर उसको लगता है ये बहुत नहीं है, फिर तीसरा तरीका अपनाता है। एक ही इंसान के एक ही वक्त में 3-3 तरीके से हत्या की जाती है। और जब आप कहानी के एंड तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वजह थी वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, बहुत मामूली वजह थी। चाहता तो वो कत्ल को टाल सकता था, लेकिन नफ़रत नफ़रत है या होशियारी समझिए आप। आज की कहानी है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से। वहाँ पर कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक नौजवान लड़के की खून से लथपथ एक बॉडी पड़ी हुई है। वो पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँचते हैं। जाकर देखते हैं कि जो जिसने फ़ोन करा था और जो बताया था उसमें कि एक लड़के की बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई है, कि वो बिल्कुल ठीक बताया था। एक लड़का जो करीब 25-27 साल का होगा, उसका किसी ने बेदर्दी के साथ सर कुचलकर हत्या की हुई थी, जो साफ दिखाई दे रहा था। और पुलिस जब बारीकी से जांच करती है तो देखती है कि उसके गले पर भी निशान है। तो एक तेज़ तर्रार पुलिस ऑफिसर, जिसको ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसके सर पे वार करने से पहले किसी ने उसको गला घोंटकर उसकी मारने की कोशिश करी है, और उसको लगा कि कहीं ये ज़िंदा ना बच जाए या कहीं इसको सांस दोबारा से ना आ जाए, या फिर उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो लाश की पहचान ना हो सके। क्योंकि 2 ही कारण ये हो सकते हैं, क्योंकि जो मृत्यु होगी वो गला घोंटने से ही हो जाएगी। दूसरा स्टेप जो है सर को कुचलने का, चेहरे को कुचलने का, उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला तो यही है कि उसको लग रहा हो कि कहीं ये बच ना जाए, और दूसरा फिर ये है कि उसको उसकी पहचान ना हो पुलिस को, इसलिए उसका चेहरा ही कुचल दिया जाए। और दूसरा स्टेप जो अपराधी करते हैं कि उसकी जो आईडी होगी, पर्स है या कोई टैटू है या चैन है, कोई भी चीज़ ऐसी हो जिससे पुलिस को ना पता चल सके, तो वो चीज़ हत्यारा करता है और वो ये सोचता है कि वो कानून से बच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी हत्या करता है या कोई भी क्राइम करता है तो वो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि 1 में बच जाए, 2 में बच जाए, लेकिन तीसरे में वो जेल के अंदर होता ही होता है। खैर, पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और अस्पताल भेजती है और वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। तो पोस्टमार्टम में एक चीज़ और चौंकाने वाली निकलती है। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इसको जहर भी दिया गया है, और मेरे पास जहर का नाम भी है उसका, लेकिन बताना ठीक नहीं है नाम। मतलब बहुत ख़तरनाक जहर था। वो जहर ऐसा था कि उसको खिलाने से ही उसकी मौत पक्की थी, क्योंकि जूस उसके पेट के अंदर से जूस मिला जो अभी हजम नहीं हुआ था, क्योंकि मारने से पहले कुछ ही देर पहले उसको जूस पिलाया था, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ रहा था। तो जूस में मिलाकर ये जहर उसको पिलाया गया, और जहर भी ख़तरनाक था। लेकिन हत्यारे को जहर पर शायद इतना भरोसा नहीं था, फिर उसने उसका गला घोटा, और शायद उस पर भी उसको इतना भरोसा नहीं था, फिर उसने उसका चेहरा और सर बुरी तरह से कुचल दिया। कब जब कहीं जाकर उसको ये तसल्ली हुई कि ये जो लड़का है मर चुका है। अब पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती तो यही होती है कि ये बॉडी है किसकी, इसकी पहचान कैसे हो। तो पुलिस इस चीज़ की इंक्वायरी करती है कि आसपास के जो इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पता करा जाता है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट है, थानों में पता करा जाता है, और जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर पता करा जाता है। तो स्कूल कॉलेज के माध्यम से वहाँ पता चल जाता है कि एक लड़का नितेश है जो गायब है। उसके घर वालों को बुलाया जाता है और
शिनाख्त कराई जाती है, जिसमें पता चल जाता है कि ये बॉडी नितेश की ही थी, जिसकी उम्र 27 साल की थी। अब पुलिस का एक काम आसान हो गया था कि उसको पता चल चुका था कि बॉडी किसकी है। अब दूसरी बात ये थी कि उसके साथ ऐसा किसने करा। अब क्योंकि नितेश की पहचान हो चुकी थी, तो फिर उसका मोबाइल नंबर उसके पेरेंट्स से लिया जाता है और मोबाइल की स्कैनिंग शुरू होती है, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। तो उसमें पता चलता है कि जिस टाइम उसकी मौत हुई, उससे कुछ देर पहले तक वो किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था, ऑनलाइन था, चैटिंग पर था। पुलिस उस नंबर को खंगालती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी सौम्या सलोनी लड़की का है, जिसकी एज 22 साल है और वो भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। तो पुलिस और सीडीआर और चेक करती है कि किससे इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, और डाटा खंगालती है। और सौम्या सलोनी से पुलिस जाकर बात करती है, तो वो कहती है कि हाँ, मैं नितेश को जानती हूँ और मेरी उससे चैटिंग हो रही थी और हम दोनों की तो सगाई हो चुकी है और अगले साल हम दोनों की शादी थी। मतलब एक तरीके से वो उसकी होने वाली बीवी थी। और ये ज़ाहिर सी एक कॉमन सी बात है कि जिससे आदमी की शादी होने वाली है तो उससे वो चैट भी करेगा, फ़ोन भी करेगा। तो इसमें कोई ऐसी शक की गुंजाइश थी नहीं। और फिर जो सौम्या सलोनी का जो कॉन्फिडेंस था, जो बॉडी लैंग्वेज थी और बात करने का तरीका था, उससे पुलिस को लग गया था कि ये हत्यारी नहीं है, इसने मर्डर नहीं किया। तो पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अब वहाँ पर पुलिस ये देखती है कि ये नितेश वहाँ पर पहुँचा कैसे। तो उसके मोबाइल का डाटा निकाला जाता है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि एक दूसरा मोबाइल उसके साथ साथ ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि नितेश की बाइक वहाँ पर थी, वो बाइक से था। तो उससे पिछला जो मोबाइल टावर होता है वो चेक करा जाता है, तो वहाँ पर भी एक मोबाइल साथ में है। उससे पिछले का जो टावर होता है वहाँ पर भी एक मोबाइल साथ में था। तो नंबर पुलिस चेक करती तो वो सौम्या सलोनी का ही था। तो यहाँ पर पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि मरते दम तक सौम्या सलोनी उसके साथ ट्रेवल कर रही थी बाइक पर, जो कि उसने पुलिस को ये बात उसने नहीं बताई थी। लेकिन पुलिस को अब ये कंफर्म हो गया था और पुलिस चाहती थी कि सबूत और बनाए जाएँ, क्योंकि जो लड़की थी सौम्या सलोनी, ये भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं थी, काफ़ी किसी इंडस्ट्रीज़ के मालिक की बेटी थी ये, और स्टूडेंट थी साइकोलॉजी की। तो पुलिस अब कच्चा हाथ डालना नहीं चाहती थी, वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि ये मोबाइल उसी के पास था, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसका मोबाइल किसी ने चोरी करा हो और उसको नितेश के साथ सिर्फ मोबाइल हो और सौम्या सलोनी ना हो। तो इसका कंफर्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, सीसीटीवी फुटेज। तो जिन टावरों से दोनों मोबाइल ट्रेवल कर रहे थे, उन टावरों को रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उनको खंगालती है। तो कई जगह उसमें वो कैद होते हैं, जिसमें साफ दिखाई दे जाता है कि बाइक पे पीछे जो बैठी हुई लड़की थी, वो उसकी जिससे शादी होने वाली थी, सौम्या सलोनी ही थी। उसका चेहरा उसके अंदर सीसीटीवी में क्लियर आ जाता है। अब पुलिस सौम्या सलोनी को थाने बुलाती है पूछताछ के लिए, जिसमें वो पहले मना करती है कि वो साथ में नहीं थी। फिर पुलिस उसको बताती है कि हमने तुम्हारा मोबाइल चेक करा है, तुम्हारी भी सीडीआर निकाली है और नितेश की भी सीडीआर निकाली है, तुम लोगों की कितनी आपस में बात होती थी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों साथ थे, बाइक पर तुम उसके साथ थी, ये चीज़ मोबाइल ट्रेवल भी बता रहा है। और जो सीसीटीवी फुटेज हैं हाईवे रोड की, उस पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों साथ थे। और उसके तुरंत बाद चैटिंग आपकी बंद होती है और फिर तुम उसके साथ होते हो, और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद तुम गायब हो जाते हो, और ना ही आपने कंप्लेंट करी और ना ही ये पता करने की कोशिश करी कि गया कहाँ। तो सीधी सी बात है, हत्या तुमने ही की है। अब यहाँ पर जो सौम्या सलोनी थी, कोई प्रोफेशनल कातिल थी नहीं। वो थोड़ी बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने, क्योंकि पुलिस के अपने एक तरीके हैं पता करने के, लेडीज़ पुलिस भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि लेडीज़ पुलिस, अगर कोई लेडीज़ है तो उससे सख्ती से पूछताछ नहीं हो सकती। उसी के लिए लेडीज़ पुलिस होती हैं, बड़े बड़े पद पे होती हैं। तो उन्होंने जब सौम्या सलोनी के साथ सख्ती करी तो फिर वो टूट गई और उसने बताया कि हाँ, उसी ने नितेश का कत्ल किया है। अब पुलिस ऑफिसर का दूसरा सवाल ये होता है कि क्यों किया है और कैसे किया है, क्या कारण था, क्योंकि तुम्हारी तो सगाई हो चुकी थी, अगले साल तुम्हारी शादी थी, आपने खुद ही ये चीज़ बताया है और हमने आपके घर से कन्फर्म करी है। तो फिर हत्या का क्या कारण था? तो कहानी जो निकल कर सामने आती है वो ये थी कि ऑनलाइन किसी ऐप के ज़रिए दोनों की मुलाकात होती है।
क्योंकि दोनों की कोई आपस में कोई ऐसी जान पहचान थी नहीं। ऑनलाइन में एक जो ऑनलाइन फ्रेंड सर्कल होता है, जो आप और मैं सभी जानते हैं कि वैसे दोस्त हों या ना हो, लेकिन ऑनलाइन पे उसके हज़ारों दोस्त मिलते हैं। तो खैर ऑनलाइन में उनकी दोनों की मुलाकात होती है और दोनों में करीबी बढ़ती हैं। दोनों शादी का फ़ैसला करते हैं और अपने-अपने घरवालों को दोनों बात बताते हैं कि वो उसका घरवाले और उसके घरवाले दोनों मिलते हैं और बातचीत होती हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो 2 फैमिली होती हैं, वो जल्दी से राज़ी होती नहीं है, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम धर्म की आती है। हो सकता है दोनों का धर्म अलग हो, और अगर धर्म एक भी है तो फिर जाति की बात आ जाती है कि कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है। और अगर जाति भी मिल जाती है तो फिर पंडित जी के जो जन्मपत्री होती है उसके हिसाब से गुण नहीं मिल पाते। मतलब कहीं न कहीं जाके गाड़ी अटक ही जाती है। लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों ने ऑनलाइन चैटिंग करी और दोनों ने एक-दूसरे से मुलाकात हुई और दोनों ने परिवार को मिलाया। दोनों के ही जो परिवार वाले थे राज़ी हो जाते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। तो अब अगले साल उनकी शादी थी। अब पुलिस का अगला सवाल ये था कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम्हारी दोनों के घरवाले भी मान गए थे और शादी भी अगले साल थी, सगाई तुम्हारी हो चुकी है और तुम घूम भी साथ रहे हो, चैटिंग भी जो तुम्हारी पुलिस ने देखी है वो भी प्यार भरी है। तो फिर हत्या का क्या मतलब हुआ? तो बताती है कि जब मेरी नितेश से सगाई हो गई, तो उसके बाद मैंने देखा कि नितेश के जो कॉन्टैक्ट हैं दूसरी लड़कियों के साथ भी हैं, तो मुझे उस पर शक होने लगा। तो मैंने एक दिन नितेश से पूछा कि तुम फला-फला लड़की से तुम्हारी बातचीत है, तो नितेश ने बताया कि देखो मैं भी पढ़ाई करता हूँ कॉलेज में और तुम भी पढ़ाई कर सकते हो, तो ये कॉमन फ्रेंड है। क्योंकि सगाई तो जब मैंने सगाई तुमसे करी तो ज़ाहिर-सी बात है शादी भी तुमसे ही होगी, और ये तो जब सब आने-जाने वाले दोस्त हैं, इनको आप सीरियसली इतना मत लीजिए। इसके लिए तुम्हें किसी तरह की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से तुम्हारा ही हूँ और शादी तुम ही से होगी। लेकिन सौम्या सलोनी के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात अटक जाती है और उसको लगता है कि नितेश उसको धोखा दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर वो चाहती, अगर ये उसको कन्फर्म हो ही गया था कि वो उसको धोखा दे रहा है, तो वो सगाई को तोड़ सकती थी। अपने घरवालों को जाकर जो घरवाले एक अनजान लड़के के साथ उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो परिवार अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा। और अगर वो बेटी मना करती तो ज़ाहिर-सी बात है उसके घरवाले उसको भी मान जाते और रिश्ता वो तोड़ सकते थे। लेकिन सौम्या सलोनी ने ऐसा नहीं करा, वो सीधा बिल्कुल इसके उल्टा चली और वो ऑनलाइन पे फिर दूसरा फ्रेंड ढूँढने लगी। तो वहाँ पर उसकी एक मुलाकात होती है परशुनाथ से। अब परशुनाथ से उसकी दोबारा से मुलाकात, पहली मुलाकात उसकी नितेश से थी, जहाँ जिससे उसकी शादी होने वाली थी। अब दूसरा उसका जो बॉयफ्रेंड बनता है परशुनाथ बनता है और परशुनाथ से उसकी वही मीठी-मीठी बातें शुरू हो जाती हैं। इधर वो सगाई में भी चल रही है, शादी के लिए भी जा रही है और दूसरा वो परशुनाथ के भी रिलेशन में आ चुकी है। तो वो बातों-बातों में परशुनाथ से बताती है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरी जो है सगाई हो चुकी है और अब शादी होने वाली है नितेश से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। अब परशुनाथ को और क्या चाहिए था? अब वो दोनों में बातचीत होती है और वो फिर हत्या की योजना दोनों मिलकर बनाते हैं। अब हत्या की योजना बनने के बाद में तो नीतीश एक ज़हर बहुत तेज़ी से काम करने वाला ज़हर लाता है। नाम बताना ठीक नहीं है उसका। तो वो लाकर उसको दे देता है और उसको बोलता है कि तुम इसको किसी भी तरीके से नीतीश को पिला देना और कुछ ही देर में, कुछ मिनटों का ही काम है इसका और मिनटों में नीतीश अपनी जान दे देगा। अब ये ज़हर लेकर वो चैटिंग करती है, क्योंकि उसको लगता है अगर वो कॉल करेगी तो पुलिस पकड़ लेगी और चैटिंग पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी, वो ये सोचती है। तो वो किसी ऐप से नीतीश से चैट करती है और उसको एक जगह पर बुलाती है और नीतीश वहाँ पर पहुँच जाता है और दोनों फिर उसकी वो बाइक पर बैठती है और कहीं लंबा ट्रैवल करते हैं। और जैसे-जैसे गाड़ी जाती है ज़ाहिर-सी बात है टावर भी चेंज होते हैं और रास्ते में सीसीटीवी फुटेज भी होते हैं, सब चीज़ होती है। तो एक जगह जूस की दुकान पड़ती है, तो वो नितेश से कहती है कि मुझे जूस पीना है, तो नितेश जूस बनवाता है। तो वो नज़र बचाकर नितेश के जूस में वो ज़हर जो उसको परशुनाथ ने दिया था, वो उसमें मिला देती है। अब वो तो आगे-आगे चली जाती है, पीछे परशुनाथ उनका बाइक से पीछा कर रहा है। जैसे ही वो जूस पीता है और फिर बाइक पर बैठ के चलता है, तो थोड़ी ही देर में जो ज़हर अपना काम शुरू कर देता है और उसको बहुत तेज़ उल्टी आनी शुरू हो जाती हैं। वो बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द में से वो कराने लगता है। बाइक रोक कर साइड में बैठ जाता है, सर पकड़ कर, और वो क्योंकि ज़हर बहुत तेज़ था, इससे उसको काफ़ी परेशानी होती है। इतनी ही देर में बाइक से पीछे परशुनाथ आ जाता है और वो
सौम्या सलोनी का दुपट्टा लेता है, उसकी चुन्नी लेता है और नितेश के गले में डालता है और उसको पूरी ताकत के साथ उसकी जो सांस की नली है उसको भींच देता है। जाहिर सी बात है जहर से ही वो मर जाता, लेकिन उसको उनको ये तसल्ली नहीं हुई। उसको तड़पते हुए आदमी की फिर वो गला घोट कर उसकी हत्या कर देते। अब वो पूरी तरह से मर चुका था, लेकिन सौम्या सलोनी को फिर भी तसल्ली नहीं हुई और उसको लगा कि कहीं ये बच ना जाए। मतलब इतना भारी जहर, और फिर गला भी घोट दिया है उसका। अगला दो मौत एक तरीके से मर चुका है। अब वो तीसरी मौत उसको देने जा रही है कि बड़ा सा एक भारी सा पत्थर लाती है और वो अपने ही होने वाले पति के ऊपर बड़ी बेदर्दी के साथ उस पत्थर को पूरी ताकत से उसको मार देती है, जिससे उसका पूरा चेहरा और पूरा सर कुचल जाता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनको ये लग रहा था कि हमने नितेश को ना ही फ़ोन करा है और ना ही हमारी लास्ट कॉलिंग इससे हुई है, पुलिस हमें कभी पकड़ नहीं पाएगी और इसकी हमने आइडेंटिटी भी छुपा ली है। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था, जिस तरीके से फुटप्रिंट होते हैं और फिंगरप्रिंट होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मतलब मोबाइल, लैपटॉप, चैट, इस चीज़ को उन्होंने हल्के में लिया। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, जिसमें जिसमें जब पुलिस उसको थाने लेकर आती है तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हत्या सौम्या सलोनी ने की है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी थे उनको लग रहा था कि अकेली लड़की इस काम को नहीं कर सकती। जब वो सख्ती करते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड परशुनाथ भी था। पुलिस फ़ौरन जाती है, परशुनाथ को अरेस्ट करती है और चार्जशीट बनाती है, कोर्ट में दाखिल करती है और दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब जो ये घटना थी 22 अक्टूबर 2012 की थी। 2011 में उनकी मुलाकात होती है, 12 में उनकी सगाई हो जाती है और हत्या हो जाती है, दोनों जेल चले जाते हैं। अब करीब 1 साल बाद सौम्या सलोनी को कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है 2013 में। अब वो ज़मानत पे अपने घर आती है और घर पे आकर देखती है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है माहौल एक अलग ही तरह का था, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड जो फैमिली थी, एक मालदार फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिली, और वहाँ पर उसके जो परिवार वाले थे उनको भी ये सब झेलना पड़ रहा था कि उनकी बेटी ने हत्या की है। और जब वो जेल से आती है तो ये सब चीज़ उसको भी झेलनी पड़ती हैं। फिर वो जहाँ भी जाती है अलग-अलग उसको प्रॉब्लम होती हैं। तो वो एक दिन अपने घर में 2013 में अपने घर में अंदर जाती है और वो खुदकुशी कर लेती है, क्योंकि वो समाज को वो झेल नहीं पाती एक तरीके से। तो यहाँ पर वो खुदकुशी करती है और परशुनाथ को जेल हो जाती है और नितेश ख़त्म हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी कि अगर ये चाहती तो रिश्ते को ख़त्म कर सकती थी, सगाई तोड़ सकती थी, अपने परिवार वालों से बोलकर तोड़ सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं करी और एक बहुत ही जघन्य अपराध करा और उस अपराध की कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और जो उसने जेल में एक तरीके से जो सहा होगा वो चीज़ एक अलग होगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुलाकात होगी आपसे कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।